स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट हम कैसे न्यूक्लियस को देखें। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आज हम जानने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, किस चीज़ से बना होता है, क्या इसके फंक्शन है, ये सारी चीज़ हम आज जानने वाले हैं। हमें ये पता है कि सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म और सेंटर पोर्शन में क्या मिल जाएगा, हमें न्यूक्लियस मिल जाएगा। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म और बिल्कुल सेंटर में मिलेगा न्यूक्लियस। अगर हम सिर्फ इस न्यूक्लियस को स्टडी करें तो न्यूक्लियस में क्या होता है, सबसे पहले मिलेगी हमें एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये दो हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे डबल, तो ये डबल लेयर कवरिंग होती है, इसी को हम क्या कह देते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड होती है, इसी को हम बोल देते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी रहेगी, डबल लेयर्ड कवरिंग। इसके अंदर क्या रहेंगे, पोर्स रहेंगे। ये जो डबल लेयर कवरिंग है इसके बीच में क्या होंगे, स्मॉल पोर्स मिलेंगे। इस पोर्स से क्या होता है, जो मटेरियल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर जा सकते हैं। जो न्यूक्लियर, ये हमें पता चल गया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है, उसके अंदर पोर्स हैं। अब इसके न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलेगा, न्यूक्लियस के अंदर होंगे क्रोमोसोम्स। अगर हम इनका शेप देखें क्रोमोसोम्स की तो लगभग वो रॉड शेप होंगे, जैसे रोड होती है वैसे क्रोमोसोम्स मिलेंगे। ये क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ तब दिखाई देंगे जब वो सेल डिवाइड होने वाला होगा। अगर डिवाइड नहीं होने वाला तो ये क्रोमोसोम्स हमें नजर नहीं आएंगे। इन क्रोमोसोम्स के अंदर इंफॉर्मेशन होती है इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस मतलब कि आगे जनरेशन में क्या चीज जानी है। इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो किस फॉर्म में मिलेगी, हमें डीएनए फॉर्म में मिलेगी, डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म में मिलेगी। डीएनए का मतलब क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जो ये क्रोमोसोम्स हैं ये दो चीजों से बने होते हैं, एक होता है डीएनए और दूसरा होता है प्रोटीन। डीएनए के बारे में जानते हैं। डीएनए क्या करेगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा किस चीज के बारे में, कि जो सेल आगे कैसे कंस्ट्रक्ट होगा, क्या उसका ऑर्गेनाइजेशन होगा, किस तरीके से वो सेल बनेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन कौन देगा, डीएनए देगा। हम अगर डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट की बात करें कि डीएनए में कौन फंक्शन करता है, कौन काम करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीन्स। अगर सेल डिवाइड नहीं कर रहा तो फिर क्रोमोसोम्स की जगह वहां पे क्या मिलेगा, क्रोमैटिन मटेरियल मिलेगा। जो क्रोमैटिन मटेरियल है क्या, वो तुम्हें धागे जैसा, थ्रेड जैसा आपस में गुथा हुआ दिखाई देगा, एंटेंगल्ड दिखाई देगा। तो ये जो एंटेंगल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा इसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन मटेरियल। रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो दिखेगा उसको हम बोलेंगे क्रोमोसोम। जब सेल डिवाइड होने वाला है तब वहां पे क्या चीज मिलेगी आपको, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स मिलेंगे। और जब वो डिवाइड नहीं होने वाला है तो धागे आपस में उलझे हुए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इस तरीके के स्ट्रक्चर यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो ऐसा क्रोमैटिन मटेरियल हमें नजर आएगा। लेकिन वो कब नजर आएगा, जब सेल डिवाइड होने वाला नहीं है। जो क्रोमोसोम्स हैं वो हमेशा ध्यान रखना कब मिलेगा, जब सेल डिवाइड होने वाला है। क्रोमैटिन जो होता है वो कब मिलेगा, जब सेल डिवाइड नहीं होने वाला। जैसी सेल डिवाइड होने वाला होगा तो क्रोमैटिन जो है वो अपने आप को क्या करेगा, ऑर्गेनाइज कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के बारे में अगर जाने कि इसका मेन फंक्शन क्या है, तो ये सेलुलर रिप्रोडक्शन में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। सेल रिप्रोड्यूस होता है, एक सेल है, एक डिवाइड होके दो सेल बन जाएंगे, दो से चार बन जाएंगे, नए सेल्स बन रहे हैं। तो ये जो नए सेल्स बन रहे हैं, न्यू सेल्स बन रहे हैं, ये किसकी वजह से बन रहे हैं, दीज आर मेड बिकॉज ऑफ न्यूक्लियस। मतलब ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस का काम ही क्या है, सेल को डिवाइड करना, नए सेल को बनाना। न्यूक्लियस एनवायरनमेंट के साथ मिलके सेल को डेवलप करेगा, फिर वो सेल मैच्योरिटी के टाइम पे किस तरीके का होगा वो डिसाइड करेगा।
ये सारी चीज कौन कौन कर रहे हैं? न्यूक्लियस और एनवायरनमेंट दोनों मिलके क्रूशियल पार्ट निभाते हैं कि सेल क्या करना है, कैसे बनना है, क्या करेगा वो आगे। क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं, जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज होती है सेल की उसको डायरेक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया, उनका जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो क्या होता है? पुअरली डिफाइन होता है। मतलब उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो वो कहीं पे भी होता है तो वो, या फिर कई बार न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो वो पूरा ऐसा दिखाई देगा कि अनऑर्गेनाइज और पुअरली डिफाइंड। तो उनके अंदर क्या मिलेगा? उनके अंदर मिलेगा न्यूक्लिक एसिड। जिनका भी न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड नहीं है तो उनमें जैसे बैक्टीरिया है कुछ, उनके अंदर क्या मिलेगा? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जैसे ही दिखता है वो क्या है हमारे पास? अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है। इसी को हम क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। कुछ प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो हमें कैसे पता चलेगा ये प्रोकैरियोट है? उनके अंदर जो सेल है उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, वो नहीं मिलेगी। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, वो कैसे पता चलेगा? उनकी जो सेल्स है उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिल जाएगी वहां पे। तो ये मेन डिफरेंस है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। प्रोकैरियोटिक सेल कई ऑर्गेनिजम्स में, जितने भी तकरीबन ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनलीज होती हैं वो नहीं होती उनके अंदर, या बहुत रेयर केस है किसी के अंदर वो मिले। इनका जो काम होता है वो कौन करेगा? पुअरली ऑर्गेनाइज पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर और भी पार्ट होंगे लेकिन वो उस काम के लिए स्पेसिफाई नहीं है, वो काम कर रहे हैं जो करना है। आगे एग्जांपल से समझाते हैं इसको। जैसे अगर यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर हमें क्या मिल जाएगा? प्लास्टिड मिल जाएगा। प्लास्टिड किसके साथ लिंक है? क्लोरोफिल के साथ। जो प्लास्टिड है वहीं पे क्लोरोफिल मिलता है और वो क्या कर देगा? इजीली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर देगा। लेकिन अगर हम बात करें फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया की, तो उनके अंदर कोई भी प्लास्टिड नहीं होता। प्लास्टिड होना नहीं है लेकिन उनको फिर भी क्या करना है? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना ही है। तो उनके अंदर क्या होते हैं? पुअरली डेवलप कुछ ऑर्गेनाइज्ड पार्ट होते हैं प्रोटोप्लाज्म के। जैसे उनके अंदर मेम्ब्रेन वेसिकल होता है, प्लास्टिड नहीं होता, मेम्ब्रेन वेसिकल बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये परफॉर्म करता है या ये स्टोर करता है, कहते हैं इसको, क्लोरोफिल को, और फिर उसके बाद वो परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस। थैंक यू स्टूडेंट्स।